बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा द ग्रेडेड नेचर ऑफ इंजरी रिस्पॉन्स के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी के इंजरी के रिस्पॉन्स में कौन से मीडिएटर्स जो हैं वो मेटाबॉलिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। जब हम मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे भी आता है और मीडिएटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी आता है। जो हमारे पास मीडिएटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं यही हमारे पास मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी होते हैं। इम्यून सिस्टम से ये रिलीज़ होंगे और एक्ट करेंगे, आगे जाके जब प्रोसीड करेंगे तो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। लेकिन जब हम मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स इंजरी की बात कर रहे हैं, इंजरी के मीडिएटर्स कौन से हैं मेटाबॉलिक जो एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली, उसमें हमारे पास सिर्फ ये वाले नहीं आते हैं इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस। हमारे पास इसके अंदर जो है हार्मोन्स भी आते हैं। हार्मोन्स किस तरीके से आते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे से इसको बाय नेम समझो कि CNS है या पूरा नर्वस सिस्टम है, और इसका कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन के साथ किस तरीके से है, ठीक है। और फिर जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो किस तरीके से मेटाबॉलिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारा जो है दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब कि नंबर 1 एंड नंबर 2 मीडिएटर्स के अंदर मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स के। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास हार्मोन जो मीडिएटर्स हैं उससे रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जितने कंपोनेंट्स आते हैं बुक में मेंशन हुए हुए हैं 5, ठीक है। नर्व्स हैं, नर्व्स के अलावा स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों का सिर्फ सिंपल सा ये काम है कि नर्व्स ने परसीव करना है, रिसीव करना है स्टिमुलाई को, और स्पाइनल कॉर्ड की ज़रिए जो है पाथवे है ये किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। इसने क्या करना है, ट्रांसमिट करना है थैलेमस की तरफ। थैलेमस से जाएगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो थैलेमस होता है वो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। इसे हम कहते हैं रिले सेंटर। रिले सेंटर इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें जितने भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेंसेस आती हैं, विजुअल या ऑडिटरी या टेस्ट वगैरह की, तो ये क्या करता है डिफरेंट ब्रेन के पार्ट में कॉर्टेक्स में भेजता है। इसे पता है कि ऑडिटरी वाली इन्फॉर्मेशन ऑडिटरी एरिया में जाएगी, विजुअल वाली विजुअल एरिया में जाएगी, इसके अलावा टेस्ट की इन्फॉर्मेशन टेस्ट के एरिया में जाएगी। ये इसका काम नर्वस सिस्टम के उसमें आता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेंसेशन से रिलेटेड आता है। जो हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे है, इसमें इसका रोल ये है कि इसको जब ट्रिगर आया इंजरी के हवाले से, स्टिमुलस आया, तो इसने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया। अब हाइपोथैलेमस के अपने हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिवेट होता है वो अपने हार्मोन सीक्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसने हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ पे भेजे, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजे, और इनके थ्रू जो है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की जो है एक्टिवेशन हुई, सही है। अब हाइपोफाइसियल जो है वर्ड हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। पोर्टल का वर्ड जिधर भी आता है हम उसे कहते हैं दरवाज़ा। ये जो दरवाज़ा है ना, ये किस चीज़ का दरवाज़ा है, ये है न्यूरो और एंडोक्राइन। अब इससे पहले ऊपर जो चीज़ें हैं वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन का हिस्सा है। तो ये जो है ना गेट की तरह एक काम करता है। ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको ब्लड वेसल्स हैं, बेसिकली ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क है, ठीक है। कैपिलरीज़ के ऐसा कोई ख़ास दरवाज़ा नहीं है अलग से, कैपिलरीज़ का नेटवर्क है। ये कैपिलरीज़ के थ्रू जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस की चीज़ हो गई, बात हो गई। अब हाइपोथैलेमस के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। एंटीरियर को हम एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं और पोस्टीरियर को हम पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, ठीक है। न्यूरो हाइपोफिसिस और एडिनो हाइपोफिसिस, इसे हम याद कैसे रखेंगे कि जो एडिनो है एंटीरियर से एंटीरियर से एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो का वर्ड जिधर भी यूज़ होता है वो सिक्रीटरी सेल्स के लिए आता है। कहीं पे भी सिक्रीशंस हो रही होंगी वो एडिनो ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनते हैं और यहीं से ही रिलीज़ होते हैं, तो इस वजह से हम इसे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफिसिस कह रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ताल्लुक, ये देखो न्यूरॉन बना हुआ है ना यहाँ पे, तो पोस्टीरियर से ना डायरेक्ट जो हाइपोथैलेमस के जो नर्व्स का कनेक्शन आता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आता है। वेजोप्रेसिन, ADH, ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। तो वो जब हाइपोथैलेमस में बनते हैं तो डायरेक्ट नर्व्स के थ्रू वो पोस्टीरियर
पिट्यूटरी की तरफ आएंगे, यहाँ पे ये सिर्फ स्टोर होंगे, प्रोडक्शन इनकी यहाँ पे ही हो रही है। फिर ये कैपिलरीज की तरह यहाँ से जो भी हार्मोन्स रिलीज़ हुए, वेजोप्रेसिन रिलीज़ हुआ या ऑक्सीटोसिन, वो टारगेट हार्मोन्स की तरफ गया। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, साथ में ग्रोथ हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, ये फिर अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। तो ये सारे एंडोक्राइन पाथवेज के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये चीज़ समझने की है कि एंडोक्राइन पाथवे में मल्टीपल आ रहे हैं ना टारगेट ऑर्गन्स, तो ये मल्टीपल पाथवेज यहाँ से आगे जो है ना ये मल्टीपल पाथवेज बन जाते हैं। यहाँ से बेसिकली कौन सा हार्मोन आ रहा है उसके बेस पे, कौन सा रिलीजन हार्मोन आ रहा है, कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है, फिर जाके वो कौन से टारगेट टिश्यू एक्सपेक्ट करके रिलीज़ करवाता है हार्मोन। तो स्ट्रेस के अंदर जो मेनली आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पाथवे है, बाकी सारे भी इन्वॉल्व होंगे। हम बाकी सारे हार्मोन्स, ये जो जितने भी हार्मोन्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे इतना काम नहीं है, ऑक्सीटोसिन का या प्रोलैक्टिन का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी जितने हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। बाकी जो हार्मोन्स होते हैं नॉर्मली हम बात कर रहे हैं ना, तो बाकी जितने हार्मोन हैं ये सारे इन सब का हम जिक्र करेंगे इसके अंदर। मेनली स्ट्रेस पाथवे के अंदर जो आ रहे हैं सारे, वो ये एक तो मेन जो है ना वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पाथवे है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा बाकी हार्मोन्स भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। पिट्यूटरी, ये एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन मेनली हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल का, स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे पास। इसके अलावा बाकी अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजन हार्मोन आएगा तो वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उसमें से सीक्रेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, थायरॉक्सिन रिलीज कराएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन अगर आएगा हाइपोथैलेमस से तो वो एक्ट कराएगा ओवरीज के ऊपर, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करा के ओवरीज से और टेस्टिकल से जो इनके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सीक्रेट कराएगा। और जो हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस का पाथवे आता है, जिससे हमें चाहिए क्या, कॉर्टिसोल चाहिए एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, कॉर्टिसोल। इसके बैक पे ये स्टोरी होती है कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करके पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग नहीं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करवाता है। और जब ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर तो ये कॉर्टिसोल करवाता है। ठीक है, ये इसी तरह है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। ठीक हो गया। ये वाला एक्सेस आता है, मैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनल ग्लैंड के बाद कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का क्या रोल है कि कॉर्टिसोल ने क्या करवाना है, हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी होती है इसने। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। क्यों ग्लूकोनियोजेनेसिस? सारी कहानी इसके ऊपर बेस्ड है। ये सारा न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे है ना, इसका कोर कंसेप्ट यही बनता है कि हमें चाहिए एटीपी के वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, रिलीज़ करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है क्या हो, एटीपी का प्रोडक्शन हो। लेकिन एक मसला इसमें ये आ जाता है कि एटीपी तो हो जाता है, लेकिन साथ में हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं भूलनी है कि आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। एटीपी के नीड की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज जब हुआ, उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया लिवर से, एटीपी के वजह से उसको एटीपी चाहिए, लेकिन साथ में हाइपरग्लाइसीमिया एज अ साइड इफ़ेक्ट आ गया। तो अब हमारे पास एक और चीज़ भी आएगी इसके अंदर, इंसुलिन की रेजिस्टेंस और इंसुलिन का रोल। ठीक हो गया। इंसुलिन, ऑल्ट्रेशन इन इंसुलिन रिलीज एंड सेंसिटिविटी। अब इनिशियली ये होता है, इनिशियली इसके अंदर अगर हमारे पास जो है कॉर्टिसोल की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो इंसुलिन को ये नहीं पता कि ये हाइपरग्लाइसीमिया किस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसने क्या करना है, उसका सिर्फ ये ताल्लुक है कि जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, मैंने उसे खींच के दोबारा से किधर लेके जाना है, टिश्यूज़ की तरफ, तो फिर इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है। इनिशियल फेज़ में तो ये ठीक रहता है, लेकिन प्रोलॉन्ग अगर हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन होती रहती है तो हमें पता है इसके साथ एक चीज़ लिंक्ड होती है, जैसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाती है, या फिर जो है क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि सेल्स इसके सैचुरेट हो जाते हैं और फिर ये दोबारा से जो है
इंसुलिन को सेल के ऊपर अटैच नहीं होने देते, रिसेप्टर्स जो है ना उनकी सेंसिटिविटी जो है वो हो जाती है, कम हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इनके अंदर। तो लॉन्ग टर्म में ये फिर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। शॉर्ट टर्म के लिए वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें हाइपरग्लाइसीमिया चाहिए भी, बॉडी को क्यों चाहिए? ताकि वो एटीपी जनरेट, उसमें से एटीपी निकले। वो स्ट्रेस है, इस वजह से वो एक्ट कर रहा है। लेकिन इंसुलिन की अपनी दुनिया है, उसने बस ये देखना है हाइपरग्लाइसीमिया है, उसने उसको खींच के लेके जाना है। तो ये अपने तरीके से उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की तो हमें समझ आ रहा है कि स्ट्रेस की कंडीशन है, उसके अंदर हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए होगा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन का रोल मेटाबॉलिज्म के अंदर थोड़ा सा आ रहा है। मैंने कहा ना प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले नहीं करते। ग्रोथ हार्मोन एक चीज़ और करवाता है, लिपोलिसिस। लिपोलिसिस से क्या होगा? लिपोलिसिस अगर वो करवाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिपिड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये फिर एटीपी जनरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये कैटाबॉलिज्म करवा रहा है। ये कैटाबॉलिज्म के थ्रू जो है हमारे पास क्या करवा रहा है? एटीपी की जनरेशन करवा रहा है। ठीक हो गया, कैटाबॉलिज्म के थ्रू। जो कॉर्टिसोल था हमारे पास, कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करवा रहा था? कॉर्टिसोल हमारे पास नियोजेनेसिस करवा रहा था, नया ग्लूकोज जो है वो बनवा रहा था, नियोजेनेसिस, ठीक है, लिवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था। ये हमारे पास लिपोलिसिस करवाता है। तो इसका भी रोल एटीपी के जनरेशन के अंदर ही आ रहा है। इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन। अब स्ट्रेस की कंडीशन में हमें एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं चाहिए, हमें इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट नहीं चाहिए, हमें मेटाबॉलिज्म को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो ये ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? सप्रेस हो जाएंगे। दूसरा ये कि हमारे पास बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जितना भी ब्लड फ्लो जा रहा है वो सारा जो है कम हो रहा है। तो ये ब्लड फ्लो जो है ना गोनेडल फंक्शन और इनकी तरफ जो है ना कम हो जाएगा, तो ये भी सप्रेस हो जाएंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस को नॉर्मल की तरफ लेके आने की कोशिश करें, तो ये दोनों हार्मोन्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। अब ये चीज़ें याद रखनी है कि एक्टिव कौन से हो रहे हैं, इनएक्टिव कौन से हो रहे हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन से कंडीशंस के अंदर आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास वाटर रिटेंशन के लिए, ठीक है। वाटर जब ब्लड बॉडी से लॉस हो रहा है तो ये वाटर रिटेंशन करवा रहा है, वाटर रिटेंशन करवा रहा है, साथ में बीपी का कंट्रोल भी करवा रहा है। कैसे करवाता है? किडनी पैक करके जो रास सिस्टम इसका एक्टिवेशन है, ठीक है, इसको इसके थ्रू करवाता है बेसिकली ये सारी चीज़ें। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर लॉस की कंडीशन के अंदर आता है। अब एक दफ़ा इनका पूरा समरी देख लेते हैं, कौन से हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, कौन से हार्मोन जो है वो सप्रेस हो रहे हैं। कॉर्टिसोल जो है हमारे पास, कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करवा रहा था? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था, साथ में ये ग्लाइकोजिनोलिसिस भी करवा रहा होता है, ठीक है। ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, नियोजेनेसिस, ये दो चीज़ें करवा रहे हैं। एनाबॉलिज्म के थ्रू एटीपी का जनरेशन करा रहा है। इसके बाद प्रोलैक्टिन का इतना रोल नहीं है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पास लिपोलिसिस के थ्रू, कैटाबॉलिज्म के थ्रू क्या करवा रहा है? एटीपी की जनरेशन करवा रहा है। इसके इन दोनों के रिजल्ट में जो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन सिक्रीशन हो रही है, इंसुलिन की रिलीज़ हो रही है, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए आ रहा है इसका रोल। एंड थायराइड हार्मोन में हमें मेटाबॉलिक रेट कम चाहिए, गोनेड्स की तरफ ब्लड फ्लो भी फ़िलहाल हमारे पास कम जाएगा, क्योंकि पहले हमें इंजरी का वो करना है, हील करने की कोशिश करनी है। तो ये भी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है? सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। इनका रोल भी याद रखना है। इसके बाद एंटी डायरेटिक हार्मोन का ताल्लुक है ब्लड से, अगर वॉल्यूम लॉस हुआ है तो, या बॉडी से वाटर लॉस हुआ है तो फिर ये वाटर की रिटेंशन करवाएगा। ये इन सारे हार्मोन्स की समरी है। जो भी हमारे पास जितने भी मीडिएटर्स हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे के थ्रू मेटाबॉलिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारे ये वाले हार्मोन्स हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू इंजरी, क्रिटिकल इलनेस। ये जो मैं बार बार एक्टिव और क्रॉनिक फेज़ का जिक्र कर रही हूँ कि इनिशियल फेज़ में क्या करेगा और प्रोलॉन्ग फेज़ के अंदर क्या करेगा, वो सारा एक्टिव फेज़ और क्रॉनिक फेज़ में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हार्मोन्स हमारे पास इनिशियली ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिव फेज़ है उनका। कुछ टाइम के बाद वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्रॉनिक फेज़ कहते हैं। क्रॉनिक फेज़ में हमारे पास क्या होता है कि इनकी फिर वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो चीज़ जो है एक तरह से कंपनसेशन जो कर रही थी वो फिर जो है ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ ले जाने वाली बात हो जाती है इसके अंदर। और एक्यूट फेज़ के अंदर जो हमारे पास हार्मोन इंक्रीज़ हो रहे हैं, कॉर्टिसोल हो रहा है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो हमारे पास आता है वो क्या करवाता है?
वो इंसुलिन के साथ मिलके जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये साथ साथ ही चल रहा होता है। और एड्रेनलिन जो है, अभी तक हमने सिंपैथेटिक सिस्टम का जिक्र नहीं किया था, अभी हम सिर्फ हार्मोन्स का जिक्र कर रहे थे कि कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। हम ये कहते थे ना शुरू से ही, जब हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट के अंदर जो है आ रहा होता है। तो ये हार्मोन जो रिलीज़ होता है ये न्यूरॉन से नर्व सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्व्स की एंडिंग से जो रिलीज़ आता है, तो उसमें से पहले जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा था। अब स्ट्रेस की सिचुएशन है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एड्रेनलिन रिलीज़ होगा, फिर ये अपने फंक्शन कराएगा। हार्ट रेट इसने इंक्रीज़ कराया, बीपी का इसने कंट्रोल करवाया। तो ये सारी जो है बात थी ये एक्यूट और क्रॉनिक की, कि एक्यूट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर क्रॉनिक में डिक्रीज़ होकर ये वेस्टिंग करवा रहे हैं।